तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? देखो, हम अभी तक कर रहे थे कि हम कॉस्ट निकाल रहे थे, बहुत सारे जो हमने काम किया है, जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक होती है बल्क में प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होती है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। दूसरी होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, कस्टमर की क्या ज़रूरत है उसके अनुसार जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। फर्स्ट है जॉब कॉस्टिंग, सेकंड आता है बैच कॉस्टिंग जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो जॉब कॉस्टिंग जैसा ही होता है, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, जबकि जो जॉब कॉस्टिंग है वो बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो असरटेन करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट का। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्टर होता है एक, और दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो किसी काम को कंप्लीट करके देगा, जो किसी भी काम को कंप्लीट कर देगा वो है कॉन्ट्रैक्टर, और जिसको ये प्रोवाइड करेगा या जिसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सामान बना है या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो होगा कॉन्ट्रैक्टी। इसमें टाइम जो है, टाइम है वो मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा लगता है तो इसमें किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं? जैसे कि हमारे रोड्स बनाने के, रोड बनाने का आ गया, ब्रिज बनाने का आ गया, कोई हमने बांध बनाए हैं उनका आ गया, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट्स है उनका आ गया, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है उसका आ गया, कोई कॉलेज की बिल्डिंग्स बनानी है। तो वो सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन नेचर की जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में आती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जिसको हम पढ़ेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दो लोग होते हैं जिनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है? कि पेमेंट कब मिलेगी। अब ये तो नहीं है कि मैं 20 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दे दूं किसी कॉन्ट्रैक्टर को और मैं उसको ये बोलूं कि मैं जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 20 करोड़ की पेमेंट करूंगी। नहीं, यहाँ पर जो पेमेंट है वो बीच बीच में वर्क सर्टिफाई, एक हम वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पर हम उनको पेमेंट कर देते हैं और वो अपना जो पैसा रिसीव हुआ है उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करते रहेंगे। ठीक है, तो पेमेंट कब होगी, देन टाइम कितना लगेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अगर टाइम दिया है 3 इयर्स तो 3 साल से अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टी है वो इसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, साइन हुआ था, उसके हिसाब से आपको 3 साल में काम कंप्लीट करना था, मगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहा हूँ। इसी तरीके से जो काम होता है, देखो जॉब कॉस्टिंग में काम कहाँ हो रहा था? फैक्ट्री में हो रहा था, नॉर्मली फैक्ट्री में काम होता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट में काम कहाँ होगा? जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है उसकी, तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, यहाँ पर वर्किंग जो साइट है वहाँ पर इनका काम होगा। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी पढ़ते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है? कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और हमने आगे किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लाइट की फिटिंग्स का हो, सपोज हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसमें लाइट की फिटिंग्स, उसमें जो सीवरेज सिस्टम है वो कैसे होगा, उसकी जो हम पानी की जो फिटिंग्स हैं वो कैसे होंगी, तो उन सब के लिए हमने क्या किया? हमने किसी और पर्सन को, किसी और कॉन्ट्रैक्टर को उस चीज़ का ठेका दे दिया, तो वो होगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो पेमेंट है वो होगी हमारी वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से। अब हम यहाँ पर कुछ
इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं या जिनको हम एंटर करते हैं उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी सामान बनाने के लिए या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मटेरियल, सामान चाहिए, वेजेस चाहिए, मतलब वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो यहाँ पर हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कभी भी कॉस्ट शीट नहीं बनाते, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। और जब भी हम अकाउंट की बात करेंगे तो अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, हमेशा अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से नंबर होगा, जैसे कि जॉब का नंबर होता है उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का भी अलग से हम नंबर देते हैं। ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। जैसे हम पीछे अकाउंट्स बनाते आ रहे थे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में के पर्टिकुलर्स, सेम वैसे ही है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहली चीज हम पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में। मटेरियल मतलब सामान, सामान कितना हमने परचेज किया है। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? टू मटेरियल परचेस्ड, कितने का मटेरियल परचेज किया। मटेरियल हमने, हो सकता है मेरा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया है साइड बाय साइड, क्योंकि ये नहीं है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। ये मेरा सपोज कॉन्ट्रैक्ट है 105 और 104, 103, 102, 101 भी इसके साथ साथ चल रहे हैं। अब कुछ सामान मुझे हो सकता है सेम मैंने यूज़ किया हो 101 कॉन्ट्रैक्ट नंबर में, ठीक है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने वो हैंड ओवर कर दिया है कॉन्ट्रैक्टी को। तो वहाँ से कुछ सामान मैंने इधर बच गया था, वो सामान सेम इधर यूज़ हो रहा है, तो कुछ मैंने ऐड किया है टू मटेरियल फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी हो सकता है कि मेरा कुछ सामान स्टोर्स में पड़ा है, तो वहां से अगर मैं यहां पर लेके आऊंगी टू मटेरियल एडेड, एडेड हो सकता है फ्रॉम, कहां से आया है ये? स्टोर से, ठीक है। तो यहां पर डेबिट साइड में जो भी सामान आया है, चाहे वो मैंने परचेज किया है, चाहे वो मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग साइट से लेकर आई हूँ, चाहे वो मैं अपने स्टोर से इशू करवा रही हूँ, वो आएगा मेरा सारा डेबिट साइड में। अब ये जो अकाउंट है वो 1 साल के लिए बनता है और मेरा प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं क्रेडिट साइड में क्या करूँगी? बाय, एक तो मेरा जो अभी पड़ा है सामान, मेरा उस साल के एंड में जो सामान पड़ा है, बाय मटेरियल इन स्टॉक, जितना भी बचा हुआ है, पहली चीज। दूसरी क्या चीज है? बाय, अगर मैंने अपने मटेरियल को किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया है, जैसे 101 से 105 में आया है तो 105 से किसी और में भी तो जा सकता है ना। बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ए, सपोज मैंने ए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली, जितना सामान मैंने उधर भेजा है वो मेरा कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ आ जाएगा? उसके डेबिट साइड में, क्योंकि वहाँ पर एडिशन हुआ है। अगर कोई सामान मैंने रिटर्न कर दिया है, बाय मटेरियल रिटर्न, अगर मेरा कोई सामान खराब हो गया है, किसी सामान की चोरी हो गई है, किसी सामान को आग लग गई है, तो वो भी मैं यहाँ पर करूँगी बाय मटेरियल
मटेरियल लॉस हुआ है, मटेरियल खत्म हुआ है, किस चीज से हुआ है? बाय फायर, बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो जो भी मटेरियल मेरा कम हुआ है और जो बैलेंस उस साल के आखिर में बचा है वो चीज़ें मैं क्रेडिट साइड पर लेकर जाऊंगी। कई बार जो खराब हुआ सामान है उसको मैं बेच भी देती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी एंट्री? बाय मटेरियल सोल्ड। अब यहाँ पर मैं ये देखूंगी कि उस मटेरियल को बेचने के ऊपर मुझे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर मेरा सामान 1000 रुपये का था और मैं उसको 800 में बेच रही हूँ तो मुझे 200 का लॉस हुआ है ना। ये जो लॉस है इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? मटेरियल सोल्ड, ये 1000 रुपये का था लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई है? हमने कितना पैसा रिसीव किया है? 800 रुपये। यहाँ आ जाएगा 800, यहाँ पर आपको दिखाना भी पड़ेगा। और 200 का हमें लॉस हुआ है, तो जब भी लॉस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड। लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड, कितने रुपए का लॉस हुआ है? मुझे 200 रुपये का लॉस हुआ है। अगर लॉस की जगह मुझे फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट होता है, सपोज़ 1000 रुपये का सामान था, मैंने उसको 1800 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो मेरा आएगा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। तो ये ट्रीटमेंट रहती है मेरी मटेरियल की। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता है। मटेरियल कंज्यूम मतलब मटेरियल कितना यूज़ हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ है, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट, अब अगले साल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वाला मटेरियल जो है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा ना, तो वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस सपोज 10,000 का है, प्लस मैंने कुछ परचेज कर लिया, सपोज 20,000 का मैंने परचेज कर लिया, और उस साल के आखिर में कुछ बच गया, उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सपोज 5,000 रुपये का बचा था। तो इस तरीके से ये मेरा हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आ गया मेरा 25,000 रुपीज़ का सामान कंज्यूम हो गया है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो इस तरीके से हम मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? देखो, ओपनिंग कुछ पड़ा था, उसमें मैंने परचेज कितना किया है, और माइनस क्या करना है? जो मैंने यूज़ नहीं किया। जो यूज़ नहीं किया वो क्या है? क्लोजिंग जो बैलेंस है वो। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर। लेबर की जितने भी कॉस्ट लगी है, जितना भी खर्चा लेबर को लाने में, लेबर को यूज़ करने में लगा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, उस सब को हम डेबिट करते हैं टू लेबर कॉस्ट। चाहे वो लेबर स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो मेरे रोज़ की दिहाड़ी करने वाले लोग हों, वो सारी लेबर कॉस्ट डेबिट साइड में आएंगी कॉन्ट्रैक्ट को जो अकाउंट है उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा साइट के एक्सपेंसेस। साइट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? जिस जगह मैं काम कर रही हूँ, जिस जगह ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहाँ पर मुझे हो सकता है टेम्परेरी शेड बनाना पड़े अपने वर्कर्स के लिए। टेम्परेरी शेड बनाया है, उनके लाइटिंग की व्यवस्था की है, उनके जो मैंने वहाँ पर लाइट का कनेक्शन लिया है, वहाँ पे मेरा और कोई खर्चा आया है, वो सारे साइट एक्सपेंसेस में आएंगे। वो भी सारे हम डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू साइट एक्सपेंसेस।
साइट एक्सपेंसेस के बाद हमारे कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हो गए, तो वो खर्चे हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में अपोर्शन करेंगे। वो दिया होगा क्वेश्चन में कि 20% करना है, 50% करना है, 80% करना है, कितना करना है, तो वो भी सारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे कोई मशीन्स की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, मशीन खरीदी। मशीनरी या प्लांट जिसको हम बोलते हैं, सपोज मुझे क्रेन चाहिए थी, मैंने क्रेन खरीदी। तो जब भी क्रेन या कोई मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, टू मशीन परचेज्ड। मशीन परचेज्ड आ गई हमारी। उस साल के आखिर में हम क्रेडिट साइड पर क्या शो करेंगे, उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू कम कितनी हुई है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, बाय मशीन जो वैल्यू है लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी ये हम यहाँ पर शो कर देंगे। इसी तरीके से हमने कोई और मशीन खरीदी है, टू एडिशन हुई है, कोई एडिशन यहाँ पर आएगी। अगर मैंने मशीन को बेच दिया है तो क्या आएगा, बाय मशीन सोल्ड। अब सेल के ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, अगर लॉस हुआ है डेबिट साइड में आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। हम ये बोलते हैं कि जब भी हमें लॉस होता है वो मेरा डेबिट होता है। तो डेबिट यहाँ पर हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉस्टिंग P&L अकाउंट में उसको डेबिट करना है। तो वहाँ पर हम किस चीज़ से डेबिट करेंगे, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मटेरियल की, हम अपने लेबर की, हम अपने साइट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और मशीन की एंट्री करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में 2 तरीके से दिया हो सकता है। पहली चीज़ आपको ये दिया हो सकता है कि डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। तो अगर पर एनम दिया हो और 5 लाख रुपए की मशीन हो आपकी, तो यहाँ पर कितने टाइम हमारी मशीन यूज़ हुई है। अगर 1 महीना यूज़ हुई है तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर 5 महीने यूज़ हुई है तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर हमारी जो मशीन है वो पूरा साल यूज़ हुई है तो उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। मगर अगर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10%, तो यहाँ पर चाहे मशीन यूज़ हुई है चाहे मशीन यूज़ नहीं हुई, हमें डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कई बार ये दिया होगा कि मशीन को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो डेट दी होगी वहाँ पर कि कितनी तारीख को हमने ट्रांसफ़र किया है। तो जितने भी दिन बनते हैं, अगर पर एनम दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, तो जितने भी दिन बनते हैं उसको हम वहाँ पर चार्ज करेंगे, उसकी वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर जहाँ पर एनम नहीं दिया हुआ, सिर्फ रेट दिया हुआ है, वहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन यूज़ करना है, चाहे हमने उसको 1 दिन भी यूज़ ना किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है प्लांट एंड मशीनरी की, डेप्रिसिएशन। आगे के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर